हेलो गाइस। नमस्कार भाई सभी के लिए। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद है भाई आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, नंबर सिस्टम की एक हमने क्लास स्टार्ट की है जिसमें हम आपको सिंप्लीफिकेशन बताएंगे। और सिंप्लीफिकेशन के बाद जो भी आपके क्वेश्चन हैं उसी बुक से 4000 प्लस वाली से उन क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। पहले थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। रेलवे वाला जो मैथ है आपका, आदित्य रंजन सर वाला जो चल रहा है आपका, उसी को सॉल्व कराएंगे। ओके। देखिए, इसमें हम पहले क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे और धीरे धीरे ऐसे ही हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन में नंबर का क्या होता है, नंबर का विभाजन होता है। यानी नंबर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर कैसे कैसे होते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, इंटीजर, ये रियल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी नंबर इसी में आ जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो ऐसा मत समझना कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। देखिए, नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है आपका देखो, नंबर का विभाजन कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो नंबर को हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से होंगे वो, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहें, ठीक है। देखो भाई, एक तो होता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर जिसे हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या। और एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। अब रियल नंबर और काल्पनिक नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जिस नंबर को, इनमें इनकी डेफिनेशन क्या होती है, तो ध्यान रखना, वे नंबर जिन्हें संख्या रेखा पर, एक काम करते हैं इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं फॉन्ट को। वे नंबर जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित संख्या रेखा पर लिखा जा सके, ऐसे लिख लो, लिखा जा सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। जैसे कैसे होते हैं, जैसे देखो इस प्रकार, जैसे मैंने यहाँ से एक नंबर लाइन खींची, ये इस प्रकार से, तो यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, जीरो मान लिया। तो जीरो से अगर इधर को चलूंगा तो +1 +2, ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। और यदि इधर की तरफ चलेंगे -1 -2, इधर की तरफ चलेंगे तो माइनस इनफाइनाइट तक चलता रहेगा ये, ठीक है ना। यहाँ तक इसका एंड होगा। इन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। मतलब ये हमारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो भाई, इनमें क्या होती है कंडीशन, कि इन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं। तो वे नंबर जिन्हें संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर नहीं लिखा जा सके, लिखा जा सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक नंबर बोलते हैं। काल्पनिक नंबर क्या होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि एक होता है आयोटा, आपने पढ़ा होगा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आयोटा, यह आपका आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा, ठीक है ना। और आयोटा को मान, आयोटा का जो मान होता है वो कितना होता है, रूट में -1 होता है, ध्यान रखना। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि 5 आयोटा, ये क्या है आपका, काल्पनिक नंबर है। 7 आयोटा, ये काल्पनिक नंबर है। मैं आपसे कहूँ -7, तो ये भी आपका क्या है भाई, काल्पनिक नंबर है, क्योंकि -7 का मतलब कितना होता है,
7 आयोटा, ठीक है ना, यही तो होता है, इसी को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अब भाई क्या होता है कि इन दोनों से मिलके एक संख्या और बनी होती है, रियल और इमेजिनरी से, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे अब। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इन्हें हम बोलते हैं मिश्र, या फिर मिश्रित संख्या बोल देते हैं इनको, ठीक है, मिश्रित कॉम्प्लेक्स नंबर, मिश्रित संख्या आप लिख लेना, ठीक है ना। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इन्हें हम ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब ए क्या होगा यहाँ पे, रियल नंबर, और ये क्या होगा आपका इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है भाई। ऐसी संख्या जिन्हें हम ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिखते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, यानी मिश्र संख्या बोलते हैं। या फिर कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो रियल और यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलके बनी हो, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मिश्र संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो चलो थ्योरी लिख देता हूँ, क्या लिख सकते हैं, वे नंबर जिन्हें हम ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर लिखते हैं, वे नंबर जिन्हें हम ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिखते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, मिश्रित संख्या होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसका एंड कर देंगे क्योंकि इसमें से ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर। ओके, रियल नंबर देखो, रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको अगर नोट्स बनानी है तो नोट्स बनाते रहना। हर कोई टीचर इसी को पढ़ाता है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग से कोई जादू पढ़ा देगा, ठीक है। कोई भी टीचर हो, कितना भी बड़ा टीचर हो, वो सभी इसी को पढ़ाएंगे। देखो रियल नंबर, अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारा इंटीजर, यानी पूर्णांक बोलते हैं इसको, इंटीजर यानी पूर्णांक, और एक होता है हमारा डेसिमल। डेसिमल, डेसिमल मतलब दशमलव। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे कि अभी इंटीजर को यहीं पे छोड़ देते हैं, इंटीजर के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं डेसिमल। तो डेसिमल को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। डेसिमल को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा और लिख लेते हैं इसको सही से। डेसिमल को हम तीन पार्ट में कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एक तो होता है भाई आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी इसे हम बोलते हैं क्या, शांत दशमलव, शांत दशमलव। इसकी कंडीशन क्या होगी, शांत है, तो भाई इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा, एक शांत बंदा होगा, ठीक है ना। शांत बंदा मतलब 0.8, डेसिमल है तो पॉइंट लगेगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 8/10। यानी एक ये निश्चित रूप से निश्चित रूप तक चलेगा, जैसे 0.16 लिखा तो 16/100 हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ 0.17, ये एक निश्चित नंबर तक चल रहा है, केवल 0.17 तक ही चल रहा है, इससे आगे नहीं चल रहा है, इसका मतलब होता है शांत संख्या, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब एक आ जाता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, अशांत पुनरावर्ती दशमलव, अशांत
पुनरावृत्ति दशमलव। ओके, ये अशांत पुनरावृत्ति दशमलव ये क्या चीज़ है, इसको हम देखेंगे अब, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये अशांत होता है और पुनरावृत्ति इसकी होती है, ठीक है ना। यानी ये शांत नहीं रहता है, ये चलता रहता है, इसका मतलब ये है। और इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे समझ लो भाई, इसमें देखो, अशांत पुनरावृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। इससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भाई अशांत रहता है, शांत नहीं रहता है, एक जगह नहीं टिकता है, लेकिन इसकी कंडीशन होती है कि इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे मैं आपसे कहूँ 0.333 ऐसे चलता रहेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ 0.57 57 57 ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको हम शांत करने के लिए 3 पे बार लगा देते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, बार हटाएंगे तो 3/9, 3/9 मतलब 1/3। और इसे हम शांत करने के लिए 57 पे बार लगा देंगे, क्योंकि 2 डिजिट का रिपीटिंग चल रहा है, ठीक है ना। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 57/99। ओके, आई बात यहाँ तक समझ में। अब तीसरी जो कंडीशन होती है वो क्या है, उसे देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन ये है, ये थोड़ा भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है ये, ठीक है ना। रिपीटिंग, नॉन टी से हो गया टर्मिनेटिंग, नॉन आर से हो गया रिपीटिंग, ये मैंने लिख दिया यहीं पे, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इसे हम बोलते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव। अशांत अनावृत्ति दशमलव। अब ये अशांत अनावृत्ति दशमलव का मतलब क्या है, इसको देखेंगे। थोड़ा सा इसको छोटा कर लें डायग्राम को। चलो देखो यार, छोटा नहीं हो रहा है, इसके नाम में ही छुपा है भाई कि ये क्या है, अशांत है। यानी ये भी चलता रहता है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है ना। इसकी क्या नहीं होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी। जैसे मैं 2 एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे 0.8342157 ऐसे चलता रहेगा ये। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 2 3 4 1 4 5 7 9 11, ऐसे कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। मतलब इसका रिपीटिंग नहीं होता है, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या होता है, एक तो होती है पुनरावृत्ति और एक होती है अनावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि लगातार संख्या का रिपीटेशन चलता रहता है, मतलब वही संख्या चलती रहती है। और अनावृत्ति का मतलब होता है कि एक संख्या दूसरी बार नहीं आएगी, ठीक है ना। एक संख्या फिर दूसरी संख्या, अलग अलग संख्याएं चलती रहेंगी, उसी को हम बोलते हैं अनावृत्ति दशमलव। डेसिमल आपकी समझ में आ गया। अब देखो यहीं पे आपको इनको बांधना है। देखो ये, इन दोनों नंबर को अगर मैं मिलाता हूँ, इनको हम क्या बोलते थे, यहीं पे आप समझ लो। ये जो नंबर हैं आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इनको हम बोल देते हैं भाई रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और ये जो आपका बचा है, कौन सा वाला, ये वाला जो नंबर है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसको हम क्या बोल देते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको रियल नंबर पढ़ाए। रियल नंबर में मैंने आपको क्या बताया,
रियल नंबर की मैंने ये लिखवाई कि भाई वास्तविक संख्या वे संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित मतलब किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, उन्हें हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। और काल्पनिक संख्या कौन सी होती हैं? जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं, जैसे आपका क्या है, आयोटा है, I7, I5, ठीक है ना। आयोटा का मान कितना होता है, रूट में -1। इन्हें हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। तीसरा मैंने ये बताया कि रियल नंबर के बारे में पढ़ाया आपको। तो रियल नंबर मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो होता है इंटीजर यानी पूर्णांक, और एक होता है डेसिमल यानी दशमलव। डेसिमल को हम तीन पार्ट में बेसिकली डिवाइड करते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब ये होता है कि ये एक निश्चित मान तक चलता है, जैसे 0.8 हो गया, 0.16 हो गया, 0.17 हो गया, 0.50 हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब ये क्या होता है भाई, अशांत पुनरावर्ती दशमलव। इसका मतलब ये संख्या लगातार चलती रहती है और एक ही संख्या का रिपीटेशन होता रहता है। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल 0.333, 0.57 0.19 ऐसे भी लिख सकते हो, 0.50 ऐसे भी लिख सकते हो। इस रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए हम इस पे बार लगा देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। ये वाला जो लग रहा है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, बार बोल देते हैं। और बार को जब हम हटाते हैं तो बटी में 9 आ जाता है। ये 9 कैसे आता है तो मैं आगे बताऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तीसरा जो पार्ट होता है इसका, तीसरा पार्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी अशांत अनावृत्तीय दशमलव। ये अशांत होती हैं यानी चलती रहती हैं, लेकिन इनका कोई रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। पुनरावृत्ति नहीं होगी तो मैं अगर आपसे ये बोलूं कि भाई 0.4315 या 4 लिख गया, 5, 2, 1, 7, 9, 3, 1, ये कैसी संख्या है आपकी? तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि सर ये क्या है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, यानी अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या है ये। यहाँ तक बात क्लियर। अब तीसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर यानी परमीय संख्या बोलते हैं। सॉरी, परमीय संख्या नहीं बोलते, रियल नंबर को परमीय संख्या बोलते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, परमीय संख्या बोलते हैं, हाँ इसको। रियल नंबर को वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपका, रेशनल नंबर जो होगा ये परमीय संख्या होगी, और ये जो होगा आपका एक पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का, ये क्या होगा, रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। देखो फिर से मैं क्या लिख रहा हूँ, रियल नंबर लिख रहा हूँ। रियल नंबर। और अब हम रियल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे फिर से। एक तो होगा आपका क्या, रेशनल नंबर, और एक होगा आपका इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, और ये रेशनल नंबर इसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, और इसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अब रेशनल नंबर क्या होता है तो इसको देखेंगे। तो जो भी नंबर भाई क्या होंगे, पी वाई की फॉर्म में होंगे, वे नंबर जिन्हें, ऐसे लिख लो, जिन्हें पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है।
वे नंबर जिन्हें पी बाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है वे क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, जहाँ वेयर क्यू नॉट इक्वल है जीरो के, यानी क्यू जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना। अब अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, वे नंबर जिन्हें पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो हमारा एग्जांपल क्या आ जाएगा, रूट 2। रूट 2 का मान कितना होता है, 1.4146 ऐसे होता है ना। और जैसे मैं रूट 3 लिख दूँ, रूट 3 का मान कितना होता है, 1.7321 ऐसे चलता रहता है आगे, और ये भी आगे चलता रहेगा, क्योंकि भाई ये क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है ना। और ये क्या है आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये आपका, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब जैसे मैं आपसे कहूँ तो कितना और लिख सकते हैं, देखो जैसे रूट 5 लिख सकते हैं, रूट 7 लिख सकते हैं, रूट 11 लिख सकते हैं, ये सभी क्या है आपकी अपरिमेय संख्या हैं, ठीक है ना। जैसे मैं पाई भी लिख सकता हूँ, पाई भी क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है, पाई का मान कितना होता है, 3.1416 और ऐसे ही चलता रहता है पाई का मान, ठीक है ना। पाई का लगभग मान जो मान होता है, पाई का लगभग मान, लगभग मान ध्यान रखना 22/7 होता है, ठीक है ना। पाई का लगभग मान कितना होता है, 22/7 होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्ट को आप समझ लेना। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्यू नॉट इक्वल है जीरो के, क्यू नॉट इक्वल है जीरो के, यानी क्यू जीरो नहीं हो सकता है। तो पहली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि यदि जीरो में हम क्यू का भाग देते हैं तो कंडीशन आएगी जीरो। दूसरी कंडीशन आपकी ये है, चलो मैं इस पार्ट को आगे लिखता हूँ, ठीक है, अगले पेज पे लिखता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप यहाँ से। अगला देखो यार, ठीक है, अगला पेज ले लेते हैं। देखो जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्यू नॉट इक्वल है जीरो के, तो पहली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। यदि मैं जीरो में क्यू का भाग देता हूँ तो क्या आएगा, जीरो। दूसरी कंडीशन, यदि क्यू में मैं जीरो का भाग देता हूँ तो क्या आएगा, अनंत आ जाएगा। तीसरी कंडीशन आपको ये याद रखनी है कि 0/0 ये क्या होता है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ठीक है ना। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखनी है कि जीरो में, यानी मैं आपसे कहता हूँ कि 5/0/5 तो इसका मान क्या होगा, जीरो। यदि मैं आपसे कह दूँ 7/0 तो इसका मान क्या होगा, अनंत होगा। और 0/0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, ठीक है ना। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो मैंने आपको भाई क्या बता दिया, मैंने आपको रियल नंबर के बारे में बताया, रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में समझा दिया मैंने क्या क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक। हम पूर्णांक को देखेंगे, यानी इंटीजर। तो ये पूर्णांक, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना पूर्णांक से। तो पूर्णांक को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे या फिर तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो होता है क्या भाई, नेगेटिव
क्या लिख दिया यार, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है देखो। नेगेटिव इंटीजर होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि -1, -2, -3, तो ये अनंत तक चलेगा, ये आपका नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। और यदि मैं आपसे कह दूं +1, +2, +3 और डैश डैश मैंने चला दिया प्लस इनफाइनाइट तक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। अब बात आ जाती है जीरो की। तो जीरो क्या है भाई, जीरो तो ध्यान रखना, जीरो इज नाइदर 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 नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हैं ना, नाइदर, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव इंटीजर। क्या है भाई, जीरो इज नाइदर नेगेटिव, और मत लगाओ यहाँ पे, क्योंकि और का अर्थ यहाँ पे या हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर, यानी जीरो ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है, ना ही धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब ये है, जीरो ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है, ना ही धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, एक चीज़ और बतानी भूल गया मैं, क्या मुझे ये बताओ कि सभी रेशनल जो नंबर हैं, ये इंटीजर होंगे या फिर नहीं होंगे, या फिर सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना भाई कि सभी रेशनल नंबर, सभी, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऑल रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर रेशनल नहीं, इंटीजर लिखो, ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर रेशनल नंबर, ठीक है ना, ऐसे लिख दो। ऑल इंटीजर क्या होंगे, रेशनल नंबर, वेयर क्यू इक्वल 1, यानी सभी पूर्णांक परमीय संख्या होती हैं। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे यही लिखा है, हिंदी वाले लिख लेंगे, सभी पूर्णांक क्या होती हैं, परमीय संख्या होती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करता हूँ, तो अगर मैं पॉजिटिव और इसको अगर मिला दूं, जीरो को, मैंने क्या किया कि इन दोनों को मिला दिया, मैंने इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों के मिलाने से मैं एक नई संख्या प्राप्त होगी, जिसका नाम क्या होगा भाई, इसे हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम होल नंबर, होल नंबर, नंबर्स। और यदि मैं इसकी बात करता हूँ, मान लेते हैं कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ अब, इस वाले पार्ट की, तो इसको में हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर में जीरो शामिल होती है, और नेचुरल नंबर में वन से स्टार्ट होते हैं।
तो अब हम पढ़ेंगे पहले होल नंबर, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? पूर्णांक समझ में आया? पूर्णांक एक तो नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। सभी पूर्णांक क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, यानी सभी इंटीजर रेशनल नंबर होंगे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम होल नंबर के बारे में देखते हैं। होल नंबर, होल नंबर्स में मैंने आपको बताया था कि होल नंबर्स में जीरो भी शामिल होती है, ध्यान रखना, ठीक है। होल नंबर जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। होल नंबर जैसे आपका जीरो, वन, टू, थ्री, इनफाइनाइट तक चलेगा ये होल नंबर होता है। अब होल नंबर का हम डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे देखो। एक तो होता है आपका ऑड नंबर और एक होता है आपका इवन नंबर, ठीक है ना। ऑड यानी विषम संख्या और ये होती है सम संख्या। अब देखो विषम संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? टू के प्लस माइनस वन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसे हम टू के फॉर्म में लिखेंगे। इससे आपकी समझ में आ चुका होगा कि भाई विषम संख्या कौन सी होती है। विषम संख्या, ध्यान रखना, वे नंबर जो दो से डिवाइड ना हो, ठीक है ना, डिवाइड नहीं हो। और यहाँ पे क्या होगा? वे नंबर जो दो से डिवाइड हो, डिवाइड हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? जो नंबर दो से डिवाइड हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे भाई? इवन नंबर। और जो नंबर दो से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? बोलो क्या कहेंगे? ऑड नंबर यानी विषम संख्या। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि विषम संख्या जो होंगी भाई वो क्या होगी? एक, तीन, पाँच, सात, नौ, ग्यारह, ऐसे चलती रहेंगी ये, ठीक है ना। और यदि मैं बात करता हूँ किसकी? सम संख्या की, तो सम संख्या ध्यान रखना, जीरो, दो, चार, छः, आठ, ऐसे चलती रहेंगी ये आपकी सम संख्या होंगी। बोलो आया समझ में? होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, अनंत तक होते हैं, ठीक है ना। होल नंबर में क्या होता है? एक सम संख्या और एक विषम संख्या होती है। सम संख्या को हम टू के फॉर्म में लिख सकते हैं और विषम संख्या को हम टू के प्लस माइनस वन फॉर्म में लिख सकते हैं। सम संख्या क्या होती है? वे नंबर जो दो से डिवाइड ना हो, और सम संख्या वो होंगी जो दो से डिवाइड हो, यानी दो का मल्टीपल हो, ठीक है ना। आया आपकी बात समझ में? बोलो। मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया यहाँ पे कि विषम संख्या क्या होती है? एक, तीन, पाँच, सात, नौ, ग्यारह, तेरह, ऐसे लिखते चलो। और दो, जीरो, दो, चार, छः, आठ, दस। जीरो को ध्यान रखना आप, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि जीरो क्या है। होल नंबर का मतलब पता है ना आपको? पूर्ण संख्या, ध्यान रखना, पूर्ण संख्या। पीछे लिखा था क्या मैंने ये? होल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है ना। अब हम नेचुरल नंबर को देखेंगे। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे भाई। ओके। नेचुरल नंबर, क्या आपका जीरो नेचुरल नंबर है? बताओ। तो जीरो भाई आपका नेचुरल नंबर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जीरो फिर क्या है? देखो, नेचुरल नंबर जो होंगे मैंने आपको बता दिया है, एक, दो, तीन, चार, ऐसे चलते रहेंगे इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। अब नेचुरल नंबर को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है आपका प्राइम नंबर और एक होता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी इन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और इन्हें हम बोलते हैं क्या भाई?
भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब इनसे रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना। अब ये क्या होती हैं देखो, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होंगे भाई? वे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। लिख लेंगे, वे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लें हम, यहाँ पे दो बताओ, क्या दो यहाँ पे प्राइम नंबर है? तो भाई दो यहाँ पे प्राइम नंबर होगा, ध्यान रखना, क्योंकि दो के केवल दो फैक्टर हैं, एक तो एक है और एक खुद दो है। तो तीन होगा भाई, तीन भी होगा, क्योंकि तीन का दो फैक्टर हैं, एक और एक स्वयं। तीन, पाँच, सात, नौ यहाँ पे प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा? तो नौ भाई प्राइम नंबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नौ देखो एक से भी कट रहा है, तीन से भी कट रहा है, नौ से भी कट रहा है, तो इसके तीन फैक्टर हो गए ये, ठीक है ना, इसी वजह से ये नहीं होगा। प्राइम नंबर के ध्यान रखना, कम से कम, सॉरी, कम से कम नहीं, इनके दो ही फैक्टर होते हैं। जैसे सात के बाद आ जाएगा कितना, 11, 13, 15 नहीं होगा भाई, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा, ऐसे ये चलते रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट बनते हैं, वो फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखने ही रखने हैं वो। दो क्या है भाई? भाई ध्यान रखना, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है सबसे छोटी समअभाज्य संख्या बताइए, लिख लेंगे सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। क्या है? दो। मैं बात करता हूँ, एक सेट होता है यहाँ पे, वो सेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, देखो ये वाला, तीन, पाँच, सात। ये तीन, पाँच, सात का देखो क्या है, ये क्रमागत है, और ये सभी की सभी क्या है, विषम संख्या है, ठीक है ना। तीन क्रमागत, इसे हम क्या लिख सकते हैं, थ्री कंजुकेटिव ऑड प्राइम नंबर, ठीक है ना। थ्री कंजुकेटिव कंजुकेटिव ऑड प्राइम नंबर, यानी तीन क्रमागत विषम अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तीन क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं का पेयर कौन सा है? तीन, पाँच, सात। बहुत ज़्यादा यूज होगा इसका, तो आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कि भाई भाज्य संख्या क्या होती है। ध्यान रखना, वे संख्या या वे नंबर जिनके कम से कम, कम से कम तीन फैक्टर हों, उन्हें हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है ना। जिनके कम से कम तीन फैक्टर हों। एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे चार, छः, आठ, नौ, 10, ऐसे ही बहुत सारे होंगे ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट होते हैं, तो उन फैक्ट को आपको याद रखना है। जैसे पहला फैक्ट ये है कि भाई सबसे छोटी कंपोजिट संख्या कौन सी है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। लिख लेंगे भाई, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, चार। आई बात समझ में, यानी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, चार। बात आ जाती है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो ये कौन सी है भाई, नौ है, ध्यान रखना, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, नौ, ठीक है ना। दिख रहा है ना आपको।
अब देख लेते हैं आगे से। अभी देखो प्राइम नंबर थोड़ा सा हम और देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक के बारे में नहीं लिखा हमने, ध्यान रखना, एक लिख लेना यहाँ पे या फिर अलग से लिख लेना, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ओके, एक क्या है भाई, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। अब हम अभाज्य संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, तो देखो, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हम ध्यान रखना किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर संख्या हर प्राइम नंबर इसी रूप में हो। तो ध्यान रखना, लिख लेना भाई कि 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर प्राइम नंबर 6n प्लस माइनस 1 के रूप में हो, लेकिन हाँ ऐसा है कि प्राइम नंबर 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ 11, 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 6 × 2 - 1 लिख सकते हैं ना। देखो ये 6 × n - 1 आ गया ना, ये कितना हो जाएगा, 11। ठीक है ना। यानी प्राइम नंबर को हम 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो बात आ जाती है कि भाई 1 से 50 तक कितनी सम संख्याएं, सॉरी 1 से 50 तक कितने और प्राइम नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर कितने होंगे, तो ये 15 होंगे। और यदि 50 से ऊपर 100, 100 तक कितने होंगे, 10 होंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25। ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको मैं बारीकी से बता देता हूँ कि देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इस टेबल को आप याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। देखो 10 तक की संख्याओं में प्राइम नंबर जो होंगे वो कितने होती हैं, 4। और फिर 20 तक की संख्याओं में, यानी 10 से 20 तक, ध्यान रखना 10 से 20 तक की संख्याओं की बात है ये, ध्यान रखना। तो 10 से 20 तक की संख्याओं में कितनी प्राइम नंबर होंगे, 4। फिर 20 से 30 तक की संख्याएं में कितने प्राइम नंबर होंगे, 2। आगे कितने होंगे, 2। यहाँ कितने होंगे, 3। ठीक है ना। यहाँ आपके 2, 2, 3, 2, 1, ये आपके प्राइम नंबर हैं। तो देखो यहाँ 50 तक कितने प्राइम नंबर हो गए, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 4 11, 11 4 15 हो गए ना, हो गए 15। और यहाँ पर ये कितने हो गए भाई, 1 और 2 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 हो गए। तो अगर आपसे ये कहता है कि 20 से 40 के बीच कितनी कितनी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या हैं, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो अगर आपको याद है तो, कि भाई हमें बोला है 20 से 40 के बीच, तो 20 से 40 के बीच की बात है ये। ध्यान रखना इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 10 से ऊपर की है ये। ठीक है ना। तो 20 से 40 के बीच, तो 20
चलो मैं एक बार आपको काउंट करके दिखा देता हूँ। देखो 20 के बाद 21 होगा क्या? नहीं होगा। 23 होगा। 24, 25, 26, 27, 28, 29 होगा। 30, 31 होगा। 32, 33, 34, 35, 36, 37 होगा। बस ये होंगी आपकी कितनी संख्या है? 4। तो ये आपको फिर ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, जब आप इन्हें याद कर लोगे तो। ओके। मैंने आपसे ये कहा था 20 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो भाई 20 से ऊपर कहाँ है? 30, यानी 20 से यहाँ तक की बात है। तो कितनी संख्या हो गई? ध्यान रखना, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से यहाँ तक की। तो कितनी है ये? 4 संख्या है ओनली। अगर मैं आपसे कहता हूँ क्या कि मुझे बताइए 10 से 40 के बीच कितनी संख्या है, भाज्य संख्या है, तो आप क्या करोगे? 10 से मतलब यहाँ से चालू है और 40 के बीच की बात है, मतलब यहाँ इतनी होगी है, 4 और 2 6 और 2 8, यानी कितनी संख्या है? 8 संख्या होंगी। ठीक है ना? इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखो थोड़ा सा आगे और चलते हैं। एक होता है आपका रिलेटिवली प्राइम नंबर या फिर को प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर, और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं भाई? इन्हीं को हम बोल देते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ठीक है ना? यानी को प्राइम नंबर हम क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्या। तो लिख लेंगे हम सहभाज्य संख्या। ये सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्या क्या होती है, इनको समझना है। तो भाई ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, ठीक है ना, ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो लिख लेंगे। ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, ठीक है ना, अभी समझाऊंगा, टेंशन ना लो। या फिर हम कह सकते हैं कि दो लगातार संख्याएं, दो लगातार संख्याएं हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, समझ जाओगे आप। को प्राइम HCF का मतलब ये होता है कि भाई उनका में से कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, बस आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने लगातार की बात बोली है ना, तो मैंने 3 4 बोल दिया। 3 4 क्या है? आपके को प्राइम नंबर है, उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे संख्या लिख रहा हूँ, आप बताना कौन सा को प्राइम है कौन सा नहीं है। हम्म। बताओ इनमें कौन कौन सा को प्राइम है और कौन सा नहीं है को प्राइम। तो देखो, लगातार संख्या मैंने आपसे बोला ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, तो इनका HCF क्या होगा? 1 होगा, और ये लगातार भी है, मतलब ये आपका को प्राइम नंबर है। 12 14, क्या ये भाई इनका HCF 1 हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि 12 और 14 क्या है? 2 से कंप्लीटली कट रही हैं, तो ये आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा। 19 57 है क्या ये? इनका HCF कितना आएगा बताओ? HCF आ जाएगा इनका 19, तो भाई ये भी नहीं है, ठीक है ना। अब ये क्या है? ये है कि 38 77। देखो 11 गुणा 7, 19 दूनी 38, क्या इनमें कोई, इनका HCF कितना है बताओ मुझे? कोई चीज़ कॉमन है इनमें? नहीं है। इनका HCF कितना है? 1 है। इसका मतलब ये क्या है? आपकी को प्राइम नंबर है, यानी सहअभाज्य संख्या है। अब ये देखो यहाँ पे 29 31, ये क्या है? आपकी को प्राइम नंबर है। और ये क्या आपकी, ये आपका को प्राइम है या फिर नहीं है?
तो ये भी आपका एक कोप्राइम नंबर है, ठीक है ना, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। अब आगे आ जाता है कोप्राइम नंबर, समझ में आया आपके? कोप्राइम नंबर वो होता है जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, जिनका HCF 1 हो और दो लगातार संख्याएं भी कोप्राइम नंबर होते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा 12-13 कोप्राइम है, हाँ भाई है। 19-20 कोप्राइम है। और क्या लिख सकते हैं, 57-58 कोप्राइम है। तो ये सभी संख्या क्या है, ऐसी संख्या कोप्राइम होंगी, ठीक है ना। बहुत सारी संख्याएं ऐसी है, ऐसा नहीं है कि यही संख्या मैंने लिखवाई है यही है। आ जाते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, देखो ट्विन प्राइम नंबर, इनको हम बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है ना, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो देखो ये अभाज्य तो होंगी होंगी, ध्यान रखना। इनकी डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि ऐसे प्राइम नंबर का पेयर, ऐसे प्राइम नंबर का पेयर जिनका अंतर, लिख लो, जिनका अंतर कितना हो, 2 हो। ऐसे प्राइम नंबर का पेयर जिनका अंतर 2 हो, ठीक है ना, जिनका डिफरेंस 2 हो, वो क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर होंगे। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे आपका 17-19 है, या फिर 5-7 है, या फिर लिख सकते हैं 29-31 है, ठीक है ना। इनमें अंतर कितना है, 2 का अंतर है। और भी बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे 11-13 है, 11-13, इनमें 2 का अंतर है अभी में, तो ये क्या है, आपके ट्विन प्राइम नंबर होंगे। मैंने आपसे कहा ट्विन प्राइम नंबर कैसे होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर का पेयर जिनका अंतर 2 हो, ठीक है ना। अब आ जाता है एक परफेक्ट नंबर होता है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, देखो परफेक्ट नंबर, तो परफेक्ट नंबर देखो, पहले इसके बारे में लिख लेना, ठीक है ना, उसके बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। लिखेंगे भाई, किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, ठीक है ना, गुणनखंडों का योग यदि उसी संख्या, उसी संख्या के बराबर आ जाए, तो वह संख्या परफेक्ट संख्या होगी, संख्या होगी। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग यदि उसी संख्या के बराबर आ जाए तो वह क्या होगी, एक परफेक्ट संख्या होगी, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा पहले 6, तो 6 के गुणनखंड करो, 1, 2, 3। अब 6 नहीं लेंगे, ध्यान रखना, तो क्या इनका योग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी ये क्या है, परफेक्ट नंबर है ना। अगला नंबर देखते हैं 28, इनके फैक्टर 1, 2, 4 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, और 14 से भी कट रहा है। यहाँ 28 को नहीं लेंगे, ध्यान रखना, 28 को हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। 28 को नहीं लेंगे मतलब, अब इन्हें ऐड करके देखो, क्या भाई ये 28 है, तो देखो 14 और 7 21, 21 और 4 कितना हो गया, 25, 25 और 2
27 और एक 28। ये क्या है आपका, ये कोप्राइम नंबर है। दूसरा जो कोप्राइम नंबर है वो कितना है, 496। और तीसरा जो कोप्राइम नंबर है वो कितना है, 8128। ये आपको याद रखनी है। 4 कोप्राइम नंबर हैं, और भी बहुत सारे कोप्राइम नंबर होंगे, ध्यान रखना। 8128 ये जो बताया मैंने, इससे पीछे केवल 3 ही कोप्राइम सॉरी परफेक्ट नंबर हैं, 6, 28, 496। ठीक है ना। 8128 से आगे और भी संख्या होंगी, वो हमने देखी नहीं है। ठीक है ना। तो ये भी आपका परफेक्ट नंबर है, ये भी परफेक्ट नंबर है। 4 परफेक्ट नंबर आपको याद रखने ही रखने हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। अब देखो फ्रैक्शन के बारे में हम देख लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है। पढ़ा तो सभी ने होगा। फ्रैक्शन के बाद हम थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो ये क्या होता है, ए बटे बी की फॉर्म में होती है। इसे हम क्या बोलते हैं भाई, नुमरेटर। और इसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी इसे हम बोलते हैं अंश, इसे बोलते हैं हम हर। ठीक है ना। अब इन फ्रैक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट में कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो पहला जो पार्ट होगा इसका, वो होगा, ध्यान रखना, प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी इन्हें हम बोलते हैं हिंदी में उचित भिन्न। उचित भिन्न, ये क्लासिफिकेशन है आपका, ध्यान रखना, ये आपको याद करना ही करना। और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, ध्यान रखना। तो ये क्या होगा भाई, ए बाई बी, यानी जो भिन्न होगी वो एक से छोटी होगी, ध्यान रखना, प्रॉपर भिन्न। ठीक है ना। जैसे एक से छोटी होगी, तो जैसे मैं आपसे कहूँ, यहाँ ध्यान रखना आपको, ए बड़ा होगा बी से। ए अगर बड़ा होगा बी से, तो यहाँ देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, भिन्न एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। यार इस प्रॉपर फ्रैक्शन और ये थोड़ा सा अलग अलग पेज पे आएंगे फिर, तो ये अगर मैं ऐसे करूँगा तो इन्हें एक काम करता हूँ, एक ही पेज पे लिखता हूँ मैं यहीं पे डायग्राम सा बना के अच्छा सा। फ्रैक्शन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं, वरना ये पूरा अगले 2-3 पेज पे आएगा फिर ये। मैंने पहला लिखा था क्या भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर, और दूसरी जो होगी वो होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरी जो होगी भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी है। ठीक है ना, मिक्स्ड। अब प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। उचित भिन्न। और इसे हम क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। और इसको हम बोलते हैं या मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब देखो आगे थोड़ा सा, देखो अब कंडीशन क्या होती है, तो ये जो होता है भाई, ये ए वाई बी, यानी जो फ्रैक्शन होगी एक से छोटी होगी, और ये जो फ्रैक्शन होगी वो एक से बड़ी होगी, और ये फ्रैक्शन आपकी मिक्स होगी, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, ये बड़ा होता है बी से, और इसमें क्या होता है, ये बड़ा होता है बी से। दोनों जगह ही ए बड़ा होगा बी से। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इनका अगर मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, देखो एग्जाम्पल जैसे 7/11, ये क्या है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक से छोटी है ये, ध्यान रखना।
भाग करके देख लो भाई, 11 छिक्के 66, 6 आ जाएगा ना, एक से छोटा है ये। एक से जो छोटी होगी वो क्या होगी, आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, 13/17 और 45/82, और भी बहुत सारी हैं ऐसी जो कि आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। और यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल 25/18, मतलब ये एक से बड़ी होंगी, ध्यान रखना। दूसरी देखो 15/11, तीसरी देखो 27/12, ठीक है ना, ये क्या होंगी, आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगी। अब मिश्रित जो फ्रैक्शन होती हैं, ये क्या चीज़ होती है, देखो। मिश्रित जो फ्रैक्शन होगी, इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होगी, इंटीजर, तो ये इंटीजर होगा, और प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ये किस टाइप की होती है, इसका एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने लिखा 61 या फिर चलो 16 ही लिख लेते हैं, 16/5। तो मैंने इसको क्या लिखा, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 5×3 = 15, है ना, प्लस 1/5 लिख सकते हैं क्या हम इसको, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 सही 1/5 लिख सकते हैं ना। इसी को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो होती है, ये तो हो गया आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये क्या हो गया आपका 3, ये हो गया आपका इंटीजर। तो इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलके बनी होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। बोलो, आई बात समझ में आपके। भाई ठीक है, अब देखो 2 पॉइंट हम बताना भूल गए थे, उसे और देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाली जगह पर बताना चाहिए था, चलो यहाँ पे हम बता देते हैं। एक तो है देखो, जैसे आपका पहला टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला, जब भी एन कोई नंबर है मान लेते हैं, और इसमें यदि मैं 2 से भाग दूं या 5 से भाग दूं, तो ये हमेशा ध्यान रखना टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यदि एन में हम 2 और 5 को छोड़कर किसी अदर नंबर से डिवाइड करते हैं, अदर नंबर से हम डिवाइड करते हैं, तो ये क्या होगी भाई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ध्यान रखना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना। एन में यदि कोई एन कोई संख्या है, और इसमें यदि मैं 2 और 5 से भाग करता हूँ, दो या तो 2 से भाग करूँ या 5 से भाग करूँ, तो ये क्या होगी, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। और यदि 2 और 5 को छोड़कर यदि मैं एन में किसी और नंबर से भाग करता हूँ, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है ना। तीसरी चीज़ क्या है, आपको देखो दूसरी चीज़ क्या है, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। यदि मैं ऑड में ऑड की गुणा करता हूँ, तो क्या आएगा भाई, ऑड ही आएगा, ध्यान रखना। यदि मैं इवन में इवन की गुणा करता हूँ, इवन में इवन की गुणा करते हैं तो इवन आएगा। और यदि हम ऑड में इवन की गुणा करते हैं, तो क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है ना। अब यदि हम ऑड में ऑड या तो प्लस करें या माइनस करें, तो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। और यदि हम इवन में इवन प्लस करें या इवन माइनस करें, ये हमेशा इवन आएगा। और यदि मैं ऑड में प्लस माइनस करता हूँ इवन को, तो हमेशा ऑड आएगा।
ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको देखो, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे ऑड नंबर है कोई 3 गुणा 5, तो ये क्या आया, ऑड आया। यदि मैं 2 गुणा 4 की गुणा करता हूँ, ये क्या आएगा, 8 सम संख्या है। और यदि मैं कोई संख्या मैंने 3 ले ली और एक सम संख्या 2 ले ली, तो ये 6 आ गया। देखो 3 कंडीशन ये वाली अप्लाई होगी, कितना हो गया, विषम सम सम, ठीक है ना। उसी प्रकार आप इनमें कोई एग्जाम्पल सेट कर लेना, वो हो जाएगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन आपका इतना ही था। हो सकता है कि ये क्लास थोड़ी बड़ी हो गई हो। क्लासिफिकेशन आपका पूरा समाप्त हो चुका है। इस पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो क्लास को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इससे बाहर क्लासिफिकेशन में आपको कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा। जो मैंने आपको चीज़ पढ़ा दी है वही चीज़ आपको पढ़ाएगा, किसी और रूप में पढ़ाएगा। डायग्राम बना 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 हुआ लेके आएगा वो टीचर, तब आपको समझाएगा, ठीक है ना। बस इसी तरीके से पढ़ाएगा, यही चीज़ पढ़ाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और इसके हम अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सभी के लिए जय हिंद। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ओके।